नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रोनित के साथ। आइए अब चलते हैं आज की अनाउंसमेंट की ओर। हमारी पिछली कहानी पे खाना मत फेंकना वरना वो आ जाएगी पे पहला कमेंट मयंक शर्मा जी ने किया था। मयंक शर्मा जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम नरेंद्र है और मैं पुराने फर्नीचर को खरीदने और बेचने के बिजनेस में हूँ। मेरे पिताजी भी यही काम किया करते थे। हम लोग जैसे कि कभी किसी को कोई पुराना फर्नीचर या पुराने सामान की ज़रूरत नहीं होती थी तो लोग हमारे पास बेच जाते थे, और जिनके पास नए फर्नीचर को खरीदने का बजट नहीं होता था वो हमसे ये फर्नीचर खरीद लिया करते थे। जो काम आज के ज़माने में OLX करते हैं वो हमारे ज़माने में हम किया करते थे, क्योंकि उस वक्त दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ी थी। और आज भी हमारा ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा चलता है। अब तो हमने नए सामानों को भी बेचना और ख़रीदना शुरू कर दिया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ पुराने सामानों को खरीद और बेच करके ही हमारी अच्छी कमाई हो जाया करती थी, और इसमें हमें कभी कोई नुकसान भी नहीं होता था, क्योंकि अगर किसी का सामान कभी थोड़ा बहुत डैमेज भी रहे तो हम उसे रिपेयर करके अच्छे कीमतों पे बेच पाते थे। इसी सिलसिले में अक्सर मेरे पिताजी बाहर आना जाना भी किया करते थे, क्योंकि हम लोग यूं तो राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे भी हमारे सामान आते जाते रहते हैं। इसी चक्कर में हमेशा हमारा भागा दौड़ी लगा ही रहता था। एक बार हम लोगों ने सोचा कि कहीं ऐसा कोई फर्नीचर मिल जाए जो कि बहुत महंगा या एंटीक हो तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि वैसे फर्नीचर का अच्छा खासा रेट मिल जाता। इसीलिए मैंने और पिताजी ने इस चीज़ को शिद्दत से ढूंढना शुरू कर दिया। काफ़ी खोजबीन के बाद हमें कुछ बहुत ऐसे फर्नीचर मिले भी। हम लोगों ने अच्छे रेट पे उसका डील भी किया, और काफ़ी अच्छे कीमतों पे निकलने के वजह से अब हमने अपना पूरा फोकस इसी तरफ कर दिया कि या तो महंगे या तो एंटीक फर्नीचर्स मिल जाएं, जिससे हम लोग बहुत ही आसानी से ज़्यादा पैसे बना सकते थे। और वैसे भी एंटीक फर्नीचर में ज़्यादा रिपेयरिंग का काम भी नहीं होता, क्योंकि लोग उसे यूं ही काफ़ी संजो के रखते हैं। इसी सिलसिले में एक बार पता चला कि किसी हवेली में पूरा का पूरा 2 मंजिला मकान, जिसमें कि काफ़ी सारे फर्नीचर भरे हुए हैं, वहाँ का पूरा फर्नीचर बेचा जा रहा है। हमें लगा ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, और वैसे भी शेर के मुंह में खून तो लग ही चुका था। हम लोगों ने एंटीक फर्नीचर के रेट्स को देखकर ये समझ लिया था कि इस पुरानी हवेली में जो भी फर्नीचर होगा सब काफ़ी महंगा होगा, और हमें इस चीज़ का चस्का तो लग ही चुका था। इसलिए हम लोगों ने तुरंत जाकर वहाँ सारी बातें कर ली, और ज़्यादा मेहनत किए बिना हमें वो डील भी मिल गई। लेकिन जब हमने हवेली के अंदर जाकर नज़र घुमाई तो हमारे तो होश फाख्ता हो गए, क्योंकि इतना सारा फर्नीचर, इतना खूबसूरत फर्नीचर, और इतने अच्छे कंडीशन में फिर लोग इसे बेच ही क्यों रहे हैं। और ये हवेली भी काफ़ी पुरानी और काफ़ी आलीशान थी, और इसका मेंटेनेंस भी बहुत अच्छे से किया गया था। हमें लग रहा था इनके पास पैसों की तो कोई कमी होगी नहीं, तो फिर आखिर ये लोग फर्नीचर क्यों बेच रहे हैं। हाँ, ये साफ पता चल रहा था कि किसी ने इसे बहुत शौक से बनवाया होगा, और ये काफ़ी पुरानी भी है, लेकिन समय समय पे उसके पेंटिंग वगैरह और पॉलिशिंग के वजह से वो आज भी बिल्कुल नए की तरह लग रही थी। हम लोगों ने सोचा हो सकता है हवेली के मालिक या जो भी ये हवेली ले रहा होगा उसे अपना नया फर्नीचर या मॉडर्न फर्नीचर लगाना होगा, इसीलिए वो लोग फर्नीचर निकाल रहे हैं। खैर, हमें इससे क्या था, हमें तो इतनी सारी चीज़ें बहुत ही कम कीमतों में मिल रही थीं,
और हमने ये अंदाज़ा भी उसी वक्त लगाना शुरू कर दिया था कि हम इसे आगे कितने में बेचेंगे, क्योंकि वो लाखों की डील थी और कौड़ियों के भाव में मिल रही थी। हमने सोचा, चलो फ़ायदा तो इतना होने वाला है कि शायद हम लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकें। हम लोगों ने फटाफट वो सारे फर्नीचर की कीमत अदा की और उसे अपने गाड़ियों में लाद कर वहाँ से ले चले। उसके बाद जब हम लोगों ने अपने गोडाउन में वो सारी चीज़ें रखवा दी, तो उस दिन तो काफ़ी शाम हो जाने की वजह से हमने उन चीज़ों को ठीक से देखा नहीं। हाँ, लेकिन पहले से हम लोगों ने वो सारी चीज़ों पे एक नज़र मार रखी थी, तो हमें पता था ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा डैमेज तो हुआ नहीं होगा और काफ़ी शाम होने के वजह से हम लोगों ने उसे यूं ही गोडाउन में रखवा दिया और अपने घर को चले गए। रात में चौकीदार का फोन आया। उसने कहा, साहब गोडाउन के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। लग रहा है जैसे कोई इंसान अंदर बंद हो गया है और वो चीख चीख कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। पिताजी ने मुझे कहा, जाकर एक बार देखा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई हो। कहीं ये चौकीदार कुछ इधर उधर ना कर रहा हो या दारू पीकर अजीब अजीब सी चीजें उसे ना महसूस हो रही हों। मैंने भी पिताजी की बात को सुनते हुए वहां जाकर चेक करना ही सही समझा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो चौकीदार तो बिल्कुल भी नशे में नहीं लग रहा था। हाँ, हालांकि वो डरा हुआ जरूर लग रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों हैं? ऐसी क्या चीजें देख या सुन ली आपने? उसने बताना शुरू किया, साहब यहाँ पे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। लग रहा है जैसे कोई अंदर फंस गया है, वो निकलने के लिए चीख रहा है, लोगों को बुला रहा है। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? बंद करते वक्त हम लोगों ने तो अच्छे से चेक किया था, आप भी तो यहीं थे, आपने भी तो देखा था। लेकिन उसके बार बार कहने की वजह से मुझे गोडाउन को फिर से खोलना पड़ा। हम दोनों ने मिलकर पूरा गोडाउन अच्छे से चेक किया, लेकिन हम लोगों को वहां पे कुछ भी अजीब नहीं लगा और ना ही कोई इंसान मिला, जो कि मुझे पहले से ही पता था। मैंने उनसे कहा, अगर कोई अंदर होता तो हमें नजर तो जरूर आ जाता या फिर वो आवाज तो लगाता, मुझे भी सुनाई देता, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने उनको समझाते हुए कहा, हो सकता है आपकी आंख लग गई हो, जिसके वजह से आपको ऐसी ऐसी चीजें महसूस हो रही हों। लेकिन उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि ऐसा नहीं है साहब, और मैं आज से यहाँ ड्यूटी नहीं कर रहा। मेरी आंख रात को लगती ही नहीं। मैं इतने सालों से हमेशा जगह जगह ही रात का काम करता हूँ, इसीलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उनकी बात को समझते हुए और वो हमारे पास पहले से काम भी कर रहे थे, इस चीज़ की भी इज्जत करते हुए मैंने कहा, ठीक है, हो सकता है कुछ यूं ही महसूस हुआ हो या कोई बाहर से कोई आवाज़ लगा रहा हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। और ये सब बोल के हम लोगों ने गोडाउन को फिर से बंद किया। लेकिन इस बार ज़्यादा समय भी नहीं लगा मेरी आंखें खुलते हुए, क्योंकि मैं अभी वहीं खड़ा था और उनसे बात ही कर रहा था। तब तक वापस से वो सारी आवाज़ें आना शुरू हो गई और उन आवाज़ों को सुनने के बाद अब मैं उनके बातों को नकारना तो छोड़िए, खुद ही डर महसूस करने लगा था, क्योंकि अभी अभी तुरंत हम दोनों ने मिलकर पूरा गोडाउन छान मारा था। वहाँ ऐसा कोई भी नहीं था और ना ही कोई नज़र आया, कोई आवाज़ आई। तो फिर ये सब कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें पूरी तरीके से पता था कि अंदर कोई भी नहीं। फिर उन्होंने मुझे कहा, दोबारा इस गेट को खोलने की गलती मत कीजिएगा सर, क्योंकि अगर हम लोगों ने बार बार ये खतरा मोल लिया तो पता नहीं अंदर कौन सी शक्ति है और वो हमारे साथ क्या करे। मैंने उनसे पूछा, शक्ति, आपके कहने का मतलब क्या है? हालांकि थोड़ा बहुत अंदाजा तो मुझे भी हो रहा था कि वो ऊपरी चक्कर की बात कर रहे हैं, मतलब भूत प्रेतों की। लेकिन मैं उनके मुंह से ये जानकारी लेना चाहता था, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि इन सारी चीज़ों के बारे में वो मुझसे कई ज़्यादा जानते हैं। जब मैंने उनसे सारी बातें पूछी तो उन्होंने दबे स्वर में बहुत कुछ बताया भी, लेकिन उन्होंने कहा, इन सारी चीज़ों के नाम रात को ज़्यादा खुल के नहीं लेनी चाहिए,
और वैसे भी यहाँ तो कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ तो इनके नाम को भी लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूं ही इतना कुछ हम लोगों ने एक रात में देख लिया। आप घबराइए मत, आप घर पे जाके सो जाइए। अब मुझे पता है कि अंदर क्या है और मुझे क्या करना है। मैंने उनसे बोला कि आप अकेले घबराएंगे तो नहीं। उन्होंने कहा, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं अपनी ज़िंदगी में साहब, ये कौन सी बड़ी बात है। होगा कोई अंदर, लेकिन वो अंदर ही रहेगा, मुझे अच्छे से पता है। मैं यहाँ पे अपना काम रात भर अच्छे से करूँगा। आप बेफिक्र होकर घर जाइए और सो जाइए। आप कल सुबह आइएगा, लेकिन किसी भी सामान को हाथ मत लगाइएगा और अपने पिताजी को सारी बात ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जो उन्हें ठीक लगे वैसा ही कीजिएगा। मैंने भी हामी भर दी और मैं घर को चला गया। मैंने घर पे जाके पिताजी को सारी बातें बताई। पिताजी ने कहा, हाँ वैसे तो मुझे इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं, लेकिन जितनी पुरानी हवेली पे हम लोगों ने सामान खरीदी है, और वो हवेली काफ़ी डरावनी सी नज़र भी आ रही थी, खूबसूरत मगर डरावनी, तो हो सकता है वहाँ ऐसी कोई शक्तियाँ हों। हमें एक बार कल जाकर पहले उस हवेली के केयर टेकर से बात करनी होगी, शायद वहाँ से कुछ पता चल जाए। सुबह उठकर हमने और पिताजी ने सबसे पहले यही किया। वहाँ गए और वहाँ के केयर टेकर से बात की कि इन सारे फर्नीचर को आप लोगों ने इतने जल्दी जल्दी में क्यों बेचा। पहले तो वो केयर टेकर कुछ भी बताने से मना कर रहा था, लेकिन अभी हम लोग उनसे बात ही कर रहे थे, तब तक पीछे से शायद उनके कोई सीनियर या उस हवेली के मालिक या पता नहीं कौन थे, उन्होंने सामने आते हुए अपना परिचय तक नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बताना शुरू किया कि हम लोगों ने ये फर्नीचर इसलिए बेचा है क्योंकि इस हवेली में कईयों की मौत हुई है। कई सारे लोग अपने बुढ़ापे की वजह से या किसी के कत्ल करने की वजह से या और कई बीमारियों और कई वजहों की वजह से मर चुके हैं। और जब भी किसी फर्नीचर के साथ इतने सारे मृतकों की आत्माएं जुड़ने लगती हैं, तो उन फर्नीचर्स को अपने यहाँ से हटा देना ही सही होता है। हम लोगों को ये सारी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो लोग एकदम सामने से ये कबूल कर रहे थे कि इन फर्नीचर्स के साथ कुछ लोगों की आत्माएं जुड़ी हुई हैं। हम लोगों ने उनसे पूछा कि फिर आप लोगों ने हमें कल क्यों नहीं बताया। उन्होंने कहा, आपको फर्नीचर खरीदना था और हमें फर्नीचर बेचना था। पुराने फर्नीचर के साथ किसकी क्या क्या यादें जुड़ी हैं और क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं, ये कोई नहीं बता सकता। ऐसे तो आपने बहुत सारे पुराने फर्नीचर्स खरीदे होंगे और बेचे भी होंगे। क्या आप अपने कस्टमर को हर फर्नीचर की हिस्ट्री बताते हैं? हमें ये चीज़ बुरी तो लगी, लेकिन ये बात सच थी, क्योंकि हम लोग भी अपने किसी भी कस्टमर को किसी फर्नीचर के बारे में कोई भी हिस्ट्री नहीं बताते। सिर्फ जो पसंद होता है वो बेच दिया करते हैं, या कस्टमर जिस फर्नीचर पे उंगली रख देता है उस फर्नीचर के रेट को मोल भाव करके उसे उस कस्टमर को दे दिया जाता है। ना ही हम कुछ बताते हैं और ना ही वो लोग कुछ पूछते हैं। ये लोग के लिए तो हम लोग भी कस्टमर ही थे, तो आखिर ये लोग हमें कुछ बताने के लिए बाध्य क्यों होते? खैर, हमें उनकी बात तो समझ में आ रही थी, लेकिन तब भी हम लोगों ने कहा कि हमारे किसी भी फर्नीचर के साथ ऐसा कोई खतरा जुड़ा नहीं होता, इसीलिए हम लोग ऐसी कोई बात नहीं बताते। लेकिन अगर आपको अच्छे से पता था कि आपके फर्नीचर के साथ आत्माएं जुड़ी हुई हैं, तो आपको ये बात तो बतानी चाहिए थी ना। उन्होंने कहा, नहीं, हमें ये बात बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम लोगों के मन में लालच था। क्या तुम लोगों को एक बार भी ये महसूस नहीं हुआ कि ये इतनी सारी खूबसूरत फर्नीचर्स तुम्हें इतने कौड़ियों के भाव में बेची जा रही हैं? इसमें कोई अजीब सी चीज़ हो सकती है, लेकिन तुम लोग पे तो उस टाइम पे लालच का पर्दा था, इसीलिए तुम लोगों ने ये पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। मन ही मन तो तुम लोगों ने ये हिसाब लगाना भी शुरू कर दिया होगा कि कितने से कितने में कौन सा फर्नीचर बिकेगा। तो जब तुम्हारे मन में लालच हो सकता है, तो क्या हम बिना कोई जानकारी दिए फर्नीचर नहीं बेच सकते? क्या तुम लोगों ने ये पहले कहीं लिखवाया था या हम लोगों से इस बारे में बात की थी कि बिना बताए और बिना फर्नीचर की हिस्ट्री को
सही सही जानकारी दिए बिना हम लोग फर्नीचर को नहीं बेच सकते, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा होता। हम लोग चुप हो गए क्योंकि उनके सारे तर्क बिल्कुल सही बैठ रहे थे। हम लोगों ने भी गलती की थी, कुछ पैसों के लालच में आकर। लेकिन ये बात अब हमें समझ में आ चुकी थी। हम लोगों ने उन्हें ऑफर भी किया कि बिना किसी पैसों के आप वो फर्नीचर चाहें तो वापस ले सकते हैं। उन लोगों ने कहा कि नहीं, अगर हमें वो फर्नीचर चाहिए ही होता तो हम लोग कौड़ियों के दाम में उसे बेचते ही क्यों। हम लोग तो चाहते तो महंगे दामों पे भी उसे बेच सकते थे, लेकिन हमें वो फर्नीचर जल्द से जल्द अपने हवेली से बाहर निकालना था। और इनकी हड़बड़ी को देखकर अब हमें साफ साफ समझ में आने लगा था कि वो फर्नीचर काफी तबाही मचाने वाला होगा, इसीलिए लोग इतना ज्यादा इससे डर रहे हैं। हमें लगा कि हमें भी हवेली में जाकर एक बार चेक कर लेना चाहिए कि उस फर्नीचर से जुड़ा कोई इतिहास, कोई पेपर या कुछ मिल जाए। लेकिन उन लोगों ने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि फर्नीचर्स के कोई हिस्ट्री नहीं होते और इनके बारे में कोई दस्तावेज भी मेंशन नहीं किया जाता, इसीलिए आप लोग चुपचाप यहाँ से चले जाइए। हम लोग वहाँ से निकल गए और गोडाउन पर जाकर चुपचाप फर्नीचर को निहारने लगे, क्योंकि हम लोग ये नहीं फैसला कर पा रहे थे कि इसे निकालकर बाहर फेंकें या इसे गोडाउन में ही रहने दें, या इसके साथ करें क्या। अभी हम लोग ये सारी चीजें सोच ही रहे थे, तब तक वही चौकीदार अंकल वापस आए और उन्होंने बोला, आप घबराइए मत, मैं अपने साथ पंडित जी को लेके आया हूँ। रात भर इस फर्नीचर ने मुझे बहुत परेशान किया है और मुझे पता था कि ये फर्नीचर आपको भी परेशान करेगा, क्योंकि आप लोग इसे अगर फेंकने भी जाते हैं तब भी ये फर्नीचर के आत्माएं आपके पीछे से हटेंगी नहीं, वो लोग आपके पीछे पीछे ही चलेंगे। इसीलिए इस फर्नीचर से पीछा तो आप छुड़वा सकते हो, लेकिन शायद इसके आत्माओं से नहीं। इसीलिए अब पंडित जी ही जो करेंगे वो करेंगे। हम लोगों ने भी स्वागत किया पंडित जी का, क्योंकि हम लोगों के पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। पंडित जी आए, उन्होंने सारी चीजों को अच्छे से देखा, फिर आंख बंद की, मंत्र वगैरह पढ़े, उसके बाद चारों तरफ घूमकर एक धागे से एक सुरक्षा घेरा जैसा कुछ बना दिया, जिससे कि वो आत्माएं अब इस सुरक्षा घेरा के बाहर ना आ सकें। हम लोगों ने पंडित जी से कुछ पूछने की कोशिश की तो पंडित जी ने हमारे तरफ इशारा किया कि अभी कुछ मत कहो। हम लोगों ने भी ऐसा ही किया। पंडित जी ने तंत्र मंत्र किए और काफी सारी चीजें की। उसके बाद पंडित जी ने बताया कि ये फर्नीचर बहुत सारे तकलीफ से मरे हुए आत्माओं से बाधित है, क्योंकि इन सारे फर्नीचरों में से जो फर्नीचर, जो बेड बीच में रखा हुआ है, वो महाराजाओं वाला बेड, वो कई आत्माओं को अपने अंदर बंदी बना के रखे हुए है। हम लोगों ने पूछा, पंडित जी ऐसा कैसे हो सकता है। पंडित जी ने बताया कि जिस इंसान का वो पसंदीदा बेड हुआ करता था, जब वो इंसान उस बेड पे मरा तो वो इसी बेड में रहने लगा और उसके अंदर ही रहने लगा, जिसके वजह से जो कोई भी उस बेड पे सोता था वो उसके आत्मा को भी उसी बेड में फंसा लिया करता था। इसी वजह से आज इस बेड में कई सारे आत्माएं फंसी हुई हैं। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि कोई भी अगर किसी बिस्तर पे मरता है तो उस गद्दे को या उस फर्नीचर को उसी के साथ फेंक दिया जाता है या घर से हटा दिया जाता है। लेकिन वो बेड इतना खूबसूरत था, शायद इसीलिए उन लोगों ने उस बेड को हटाया नहीं, जिसके वजह से उसमें फंसी हुई आत्मा अब बाकी लोगों को मारने पे उतारू हो गई थी, क्योंकि वो उस बेड से इतना प्यार करती थी कि उस बेड पे किसी और को सोते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए जो कोई भी उस बेड पे सोता था उसे वो मारकर अपने साथ उसी बेड में ही फंसा लिया करते थे। इस वजह से कई सारे आत्माओं का वास उस बेड के अंदर हो चुका था और उसी बेड से उन्हीं आत्माओं के निकलने और चीखने चिल्लाने की आवाजें हमें रात में सुनाई दी थी। पंडित जी ने सब कुछ विस्तार पूर्वक बताया। अब हमें ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि जितना खतरनाक ये सब कुछ लग रहा था, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब हम लोगों ने पंडित जी से उपाय पूछना शुरू कर दिया कि पंडित जी,
इस आत्माओं के फंसे हुए बेड से मुक्ति कैसी पाई जाए। पंडित जी ने कहा, हाँ, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर तुम लोग इसे फेंक भी आओगे तब भी इसकी आत्माएं शायद तुम्हारे ऊपर प्रकोप बरसाते रहें। इसीलिए जब पूर्णिमा की रात आएगी तब मैं एक अनुष्ठान करूंगा और उस अनुष्ठान में एक बहुत ही विशालकाय आग जलाई जाएगी, जिसमें पहले हम लोग हवन पूजा करेंगे। उसके बाद तुम लोग इस बेड को उसी आग में डाल देना, जिसके बाद इस बेड के साथ साथ वो आत्माएं भी मुक्त हो जाएंगी। हम लोगों ने ऐसा ही किया। जब पूर्णिमा आई और पंडित जी ने वो अनुष्ठान किया तो हम लोगों ने उस बेड को उठाकर उसी अग्नि में डाल दिया। थोड़ी देर तक काफी चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहीं। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। पंडित जी ने कहा, अब फिक्र करने की कोई बात नहीं। ज्यादातर आत्माएं तो आजाद हो गईं, लेकिन जो अपने जिद पे अड़ी रहीं वो बर्बाद हो गईं। अब इन सारी चीजों से किसी को भी खतरा नहीं है। बाकी की चीजों को मैंने पवित्र कर दिया है। उन चीजों को तुम जिसे चाहे उसे बेच सकते हो, तुम्हें कोई तकलीफ पेश नहीं आएगी। और उन्होंने हमें एक सुरक्षा कवच भी दिया और कहा, अपने गोडाउन में इस सुरक्षा कवच को बांध देना, जिसके वजह से अगर कभी ऐसा फिर से हुआ कि कोई भी पुराने फर्नीचर में ऐसी कोई नकारात्मक शक्ति अंदर आने की कोशिश करेगी तो वो तुम्हारे गेट से अंदर दाखिल नहीं हो पाएगी। इससे जो भी चीज अंदर जाएगी या तो वो पवित्र होकर जाएगी या फिर वो पूरी तरीके से क्लीन होकर साफ होकर के ही जा सकती है। हम लोगों ने कहा, पंडित जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो सुरक्षा कवच आज भी हमारे गोडाउन में लटका हुआ है। वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आज भी हम लोग जब भी वो सारी चीजें सोचते हैं तो खौफ से शिहर उठते हैं। खैर, ये सारी चीजें अजीब तो थीं, लेकिन आज भी लोग पुरानी चीजों को खरीदना बेचना करते ही हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा कि पता नहीं किसके पुराने फर्नीचर के साथ कौन खुद आपके घर में चला आए। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।